समुद्र में एक करियर सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। रोमांच, सम्मान और पूरी दुनिया देखने का मौका। हजारों भारतीय नाविकों के लिए ये कोई सपना नहीं बल्कि उनकी जीती जागती हकीकत थी। पर ये सब तब तक था जब तक एक सरकारी सर्कुलर ने आकर सब कुछ बदल नहीं दिया। आज हम 18 जुलाई के उसी सर्कुलर की कहानी और उसके उन नतीजों को समझने वाले हैं जिसने अनगिनत जिंदगियों पर गहरा असर डाला है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सिर्फ एक गिनती नहीं है। ये वो साल हैं जो कई भारतीय नाविकों ने खुले समंदर में बिना किसी शिकायत के अपनी सेवा में बिताए। ये उनकी मेहनत, उनके तजुर्बे और उनके प्रोफेशनलिज्म का सबूत हैं, और इसी मजबूत बुनियाद पर उनका करियर और उनके परिवारों का भविष्य टिका हुआ था। और फिर सिर्फ 24 घंटों के अंदर मानो सब कुछ बदल गया। 17 जुलाई तक करियर का रास्ता बिल्कुल साफ था, आगे बढ़ने की उम्मीद थी। लेकिन 18 जुलाई को एक सर्कुलर आता है और उस रास्ते पर एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। हजारों लोगों की जिंदगी में अचानक से अनिश्चितता और रुकावटें आ जाती हैं। तो इस पूरे मामले की तह तक जाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये 18 जुलाई का सर्कुलर आखिर था क्या। फिर हम जानेंगे इसमें छुपी 2 अलग-अलग सच्चाइयों की कहानी। इसके बाद बात करेंगे जवाबदेही के संकट की। फिर देखेंगे कि इसकी मानवीय और आर्थिक कीमत क्या चुकानी पड़ी। और आखिर में न्याय की राह पर बात करेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। 18 जुलाई का सर्कुलर। इसकी शुरुआत एक सरकारी कार्रवाई से हुई जिसका मकसद तो कुछ और बताया गया था, लेकिन हकीकत में इसका नतीजा एक बहुत बड़े संकट के तौर पर सामने आया। अच्छा, इस मुद्दे को ठीक से समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि हम बात किन की कर रहे हैं। ये है एफओसी होल्डर्स। एफओसी होल्डर मतलब वो भारतीय नाविक जिनके पास किसी दूसरे देश से जारी किया गया सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी यानी सीओसी है। और हाँ, ये वो देश है जो एसटीसीडब्ल्यू जैसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पूरी तरह पालन करते हैं। यही लोग इस पूरे संकट के केंद्र में हैं। डीजी शिपिंग के सर्कुलर का आधिकारिक मकसद बताया गया वेरिफिकेशन, मतलब प्रमाण पत्रों की जांच करना। सुनने में तो ये एक बिल्कुल सीधी साधी और जरूरी प्रक्रिया लगती है कि नहीं? लेकिन इसका असल में जो असर हुआ वो था हजारों लोगों के करियर में एक बहुत बड़ा व्यवधान। इसने इरादे और अंजाम के बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी। और यहीं से ये कहानी और भी पेचीदा हो जाती है। अब आते हैं हम अपने दूसरे हिस्से पर, 2 सच्चाइयों की कहानी। ये इस संकट का वो पहलू है जहां अदालत में दिए गए भरोसे और जमीन पर जो हकीकत थी उसके बीच का फर्क एकदम साफ नजर आता है। ये स्लाइड इस विरोधाभास को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। देखिए, एक तरफ अदालत को ये बताया गया कि कोई ब्लैंकेट बैन यानी पूरी तरह से रोक नहीं लगाई गई है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ? एक के बाद एक ऐसे सरकारी आदेश और नियम लाए गए जिनसे इन नाविकों के लिए जहाज पर काम करना लगभग नामुमकिन हो गया। ये कथनी और करनी के बीच एक बहुत बड़ा टकराव है। तो ये हमें सीधे तीसरे हिस्से पर ले आता है, जवाबदेही का संकट। भाई, जब कही गई बातों और असलियत में इतना फर्क हो तो सवाल तो उठेंगे ही। ये वो सवाल हैं जो सीधे सीधे उस प्रशासनिक नाकामी की तरफ इशारा करते हैं जिनके जवाब आज तक नहीं मिल पाए हैं। पहला और सबसे बड़ा सवाल, सिर्फ एफओसी होल्डर्स ही निशाने पर क्यों? जिन विदेशी प्रशासनों ने ये सर्टिफिकेट्स जारी किए हैं वो कोई एरे-गहरे नहीं हैं। वो आईएमओ की वाइट लिस्ट में हैं और एसटीडब्ल्यूसी के सभी मानकों का पालन करते हैं। तो फिर सिर्फ इन्हीं सर्टिफिकेट वाले भारतीय नाविकों को अलग-थलग क्यों किया जा रहा है? और ये विरोधाभास फिर से हमारे सामने है। अगर अदालत में ये कहा गया कि कोई ब्लैंकेट बैन नहीं है, तो फिर ऐसे घुमावदार नियम कानून क्यों बनाए गए जो इन नाविकों को काम करने से ही रोक रहे थे? ये सवाल सीधे सीधे प्रशासन की नीयत और पारदर्शिता पर उठता है। और सिस्टम का क्या? ये हालात कोई एक रात में तो पैदा नहीं हुए होंगे। वो अधिकारी जिन्होंने सालों तक इन प्रक्रियाओं को चलने दिया या शायद नजरअंदाज किया, क्या उनकी कोई जिम्मेदारी तय नहीं होनी चाहिए? ये एक पूरे सिस्टम की नाकामी पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, नतीजा क्या? जिन लोगों की नौकरी चली गई, जिनकी साख पर बट्टा लग गया और जिन्हें इतनी आर्थिक तंगी झेलनी पड़ी, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये सवाल सीधा उन प्रभावित लोगों के लिए इंसाफ की मांग करता है। अब आते हैं हम चौथे हिस्से पर। इसकी मानवीय और आर्थिक लागत क्या रही? क्योंकि ये कहानी सिर्फ नियमों और कानूनों की नहीं है। ये उन असली लोगों पर हुए असर और हमारे देश को हुए आर्थिक नुकसान की कहानी भी है।
ये चार्ट एक बहुत ही गंभीर हकीकत को बयां कर रहा है। जब भारतीय अधिकारियों के लिए दरवाजे बंद किए गए तो वो नौकरियां कहीं गायब नहीं हो गईं। वो नौकरियां बांग्लादेश, पाकिस्तान और फिलीपींस जैसे देशों के नाविकों को दे दी गईं। ये हमारे भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए मौकों का सीधा सीधा नुकसान था। और इसका असर सिर्फ नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। ये नाविक हर साल हमारे देश में करोड़ों की विदेशी मुद्रा लेकर आते हैं। इनकी नौकरी जाने का मतलब है भारत के लिए उस जरूरी आमदनी का सीधा नुकसान। ये एक राष्ट्रीय आर्थिक क्षति है। अब ये आंकड़े इंसानी शक्ल ले लेते हैं। सोचिए, अचानक नौकरी जाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है बैंक की ईएमआई और लोन चुकाने में मुश्किल, बच्चों की पढ़ाई का दांव पर लग जाना, माता पिता की देखभाल और घर चलाने के लिए रोज का संघर्ष। ये इस संकट का असली मानवीय चेहरा है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, न्याय की राह। यहाँ बात सिर्फ पॉलिसी की नहीं रह जाती, बल्कि ये शासन की नैतिक जिम्मेदारियों का सवाल बन जाता है। ये सिर्फ नियमों को बदलने के बारे में नहीं, बल्कि सही काम करने के बारे में है। भगवद गीता से प्रेरित ये विचार हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाता है कि अधिकारियों का ये कर्तव्य है कि वो अपने फैसले पूरी निष्पक्षता और संतुलन के साथ लें, क्योंकि उनके फैसलों का सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। ये शक्ति के साथ आने वाली एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को दिखाता है। और हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब एक सिस्टम अपने ही हजारों अनुभवी प्रोफेशनल्स को प्रशासनिक उलझनों में फंसाकर उनका करियर तबाह कर देता है, तो आखिर न्याय की कीमत कौन चुकाता है? ये सवाल हमें जवाबदेही, निष्पक्षता और एक ऐसे सिस्टम की जरूरत पर सोचने के लिए मजबूर करता है जो अपने लोगों को सजा नहीं बल्कि सुरक्षा दे।